हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का अध्ययन शुरू करेंगे। इस क्रम में हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे और भी जितने पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, दार्शनिक के बारे में। कई फिलोसोफर्स हैं जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को समर्थन देते हैं, उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो चलिए जानते हैं प्लेटो कौन है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्लेटो का लाइफ हिस्ट्री क्या था, प्लेटो की न्याय अवधारणा क्या है, प्लेटोज जस्टिस कॉन्सेप्ट जो है न्याय सिद्धांत, इसकी विशेषताएं और न्याय सिद्धांत की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशनल सिस्टम ऑफ प्लेटो, उनके एजुकेशन सिस्टम की विशेषताएं और कम्युनिज्म थ्योरी ऑफ प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत, पत्नियों का साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, प्लेटो का दार्शनिक राजा, प्लेटोस फिलोसोफर किंग, प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटोस आइडियल स्टेट। ये सारी चीज़ें आप लोग इस वीडियो में लेक्चर में जानने वाले हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। प्लेटो जो है वे यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उनके गुरु सोक्रेट्स यानी सुकरात थे और अरस्तु के प्लेटो गुरु थे। ठीक है, प्लेटो किनके गुरु थे? अरस्तु यानी अरिस्टोटल के। अरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो पुनर्जन्म के समर्थक थे। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक समृद्ध और राजनीतिक परिवार में हुआ था। एथेंस के राजा से उनके परिवार का मधुर संबंध था। बचपन से ही प्लेटो में दर्शन शास्त्र के गुण थे। द अपॉलजी, द रिपब्लिक, फिडो, द क्रिटो, लीच, लिसिस, प्रोटागोरस आदि उनके कुछ प्रमुख पुस्तक हैं। प्लेटो 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। जब तक दार्शनिक शासक नहीं बन जाते या शासक दार्शनिकों में परिवर्तित नहीं हो जाते तब तक विश्व में बुराइयों का उन्मूलन संभव नहीं है। ये प्लेटो के कथन है। ठीक है, यदि आप अपना आंसर लिखेंगे तो ये कथन यदि आप लिखते हैं अपने आंसर शीट में तो आपको मार्क्स फुल मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। ठीक है, उनके इस कथन का तात्पर्य यह है कि या तो दार्शनिक को शासक बन जाना चाहिए या फिर जो शासक है उनको दार्शनिक में परिवर्तित हो जाना चाहिए, तभी विश्व से बुराइयों का अंत होगा यानी इसका उन्मूलन होगा। ठीक है, प्लेटो यद्यपि एक यूनानी दार्शनिक था तथापि वह पश्चिमी जगत का ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से विश्व का प्रथम राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या चिंतक माना जाता है। प्लेटो ने ही सर्वप्रथम तर्कसंगत ढंग से राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन किया और इस शाश्वत सत्य की स्थापना की कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है तथा जिस तरह से एक आदर्श व्यक्ति में सत, रज और तम गुण का सुंदर समन्वय होना चाहिए, उसी प्रकार राज्य में भी इन तीनों गुणों का सुंदर समन्वय होना चाहिए तथा सद्गुण का उन पर शासन होना चाहिए। यह सद्गुण शासन से ही उत्पन्न होता है, अर्थात ज्ञान ही सर्वोच्च सद्गुण है और उसी का मनुष्य और उसके समाज पर शासन होना चाहिए। ज्ञान अर्थात सद्गुण का शासन या ज्ञानवान सद्गुणी शासकों का शासन का विचार या सिद्धांत जो उसे अपने गुरु सुकरात यानी सोक्रेट से प्राप्त हुआ, प्लेटो के संपूर्ण दार्शनिक राजनीतिक दर्शन का सार है या उसकी मुख्य विशेषता है। प्लेटो की शासक और शासन संबंधी यह प्रस्थापना आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसके समय में थी। ज्ञान विरुद्ध अर्थ शक्ति के शासन का समर्थन आज भी मानव जाति का एक मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत है तथा जब भी उसने इसकी अवहेलना की है उसने अत्यधिक दुख और पीड़ाएं झेली है। वह शासकों की स्वार्थ भाव आधारित स्वेच्छाचारिता की शिकार हुई है। प्लेटो अपने इस ज्ञान आधारित शासन के राज दर्शन के प्रतिपादन के कारण एक आदर्शवादी नहीं, केवल एक आदर्शवादी ही नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक है और इस आधार पर
वह उसके बाद हुए विश्व के सभी आदर्शवादियों और क्रांतिकारियों का पिता है। प्लेटो के इस चरित्र की ओर संकेत करते हुए मैक्सी का कथन है कि प्लेटो आदर्शवादियों, भावुकतावादियों, क्रांतिकारियों तथा कल्पनावादियों का जनक है। वे सभी जो पुरानी दुनिया के स्थान पर नई दुनिया की स्थापना करना चाहते हैं, प्लेटो के शिष्य हैं। अतः इस आधार पर विश्व राजनीतिक चिंतन में प्लेटो को अमर स्थान प्राप्त है तथा वह आज भी राजनीतिक चिंतकों का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। चलिए जानते हैं प्लेटो की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उनका जीवन परिचय। राजनीतिक दर्शन के इस अमर चिंतक प्लेटो का जन्म एक कुलीन परिवार में 427 ईसा पूर्व में हुआ। उसके पिता का नाम अरिस्तोन तथा माता का नाम पेरिक्तियोन था। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था, लेकिन सुंदर कदकाठी के कारण उसे उसका व्यायाम प्रशिक्षक प्लाटोन के नाम से पुकारा करता था, जिसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सौंदर्य को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यह प्लाटोन शब्द ही बाद में जाकर प्लेटो के रूप में परिवर्तित हो गया तथा वह बाद में इसी नाम से जाना जाने लगा। इस तरह अरिस्टोक्लीज जो है प्लेटो बन गया। अतः राजनीतिक चिंतन के जगत में वह आज इसी नाम से जाना पहचाना जाता है। तो ये जो नाम है अरिस्टोक्लीज, इसे याद रखिएगा। हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि प्लेटो का असल नाम क्या है। ठीक है, तो क्या है? अरिस्टोक्लीज। प्लेटो जब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहा था, तब उसे अपने द्वारा प्रतिपादित रिपब्लिक अर्थात आदर्श राज्य के विचार को व्यवहारिक बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। सिराक्यूज के राजा डियोनीसियस प्रथम की मृत्यु हो गई थी तथा उसके स्थान पर उसका पुत्र डियोनीसियस द्वितीय गद्दी पर बैठा। जो डियोनीसियस प्रथम का साला था, उसने डियोनीसियस द्वितीय के दार्शनिक शासक के प्रशिक्षण हेतु प्लेटो को सिराक्यूज आने का निमंत्रण दिया। इसके लिए प्लेटो ने वहां की यात्रा की, लेकिन उसका प्रयास विफल रहा क्योंकि तरुण शासक डियोनीसियस द्वितीय अपनी स्वेच्छाचारी मानसिकता से वह कठोर प्रशिक्षण लेने हेतु उपयुक्त सिद्ध नहीं हुआ जो दार्शनिक शासक बनने के लिए जरूरी था। अतः प्लेटो कई तरह की परेशानियों को झेलता हुआ विफल होकर वहां से एथेंस लौट आया। 81 वर्ष की अवस्था में अपने शिष्य के विवाह समारोह में भाग लेते हुए प्लेटो की मृत्यु हो गई। इस तरह 347 ईसा पूर्व में दार्शनिकों का राजा और राजाओं को दार्शनिक बनाने वाला आदर्शवादी दार्शनिक स्वयं मृत्यु की रिपब्लिक में पहुंच गया। प्लेटो की कुछ ग्रंथ और शैली का यहाँ पे वर्णन किया गया है। वर्क एंड स्टाइल ऑफ प्लेटो। राज दर्शन की दृष्टि से प्लेटो ने मुख्य रूप से 3 ग्रंथों की रचना की है, जो इस प्रकार है। पहला ग्रंथ है द रिपब्लिक। दूसरा ग्रंथ है द स्टेट्समैन और तीसरा ग्रंथ है द लॉज। ठीक है। प्लेटो का मुख्य ग्रंथ द रिपब्लिक प्लेटो द्वारा राजदर्शन पर रचित सभी मुख्य ग्रंथों में से उनका ग्रंथ रिपब्लिक जो है सबसे मुख्य है, जिसे न्याय संबंधित कंसर्निंग जस्टिस के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि प्लेटो ने इसके माध्यम से ही ऐसी आदर्श राज व्यवस्था का अनुसंधान करने का प्रयास किया है जो न्याय पर आधारित हो। इसकी रचना प्लेटो ने 40 वर्ष की अवस्था में की थी। रिपब्लिक प्लेटो के संपूर्ण दार्शनिक विचारों का प्रतिनिधि ग्रंथ है तथा समाज और मनुष्य जीवन के हर पक्ष अर्थात भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक पक्षों पर वह प्रकाश डालता है। रिपब्लिक की विषय वस्तु क्या है? कंटेंट मैटर ऑफ रिपब्लिक। इसकी कंटेंट मैटर है आत्मिक भाव, न्याय की अवधारणा, शिक्षा, साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन और आदर्श राज्य का पतन। तो चलिए एक एक करके जानते हैं ये सारी चीज़ें क्या है। कंटेंट मैटर ऑफ रिपब्लिक, आत्मिक भाव। इस दृष्टि से प्लेटो ने इसमें श्रेष्ठ या अच्छा क्या है इसकी व्याख्या की है तथा इसे सभी भौतिक तत्वों में विद्यमान बताया है तथा इसी आधार पर
उनकी भिन्नता में एकता को दर्शाया है। न्याय की अवधारणा भी रिपब्लिक में मौजूद है। रिपब्लिक में प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य का वर्णन किया है वह न्याय आधारित है, लेकिन प्लेटो के लिए न्याय का मतलब वर्तमान समय की तरह कोई विधि स्वरूप युक्त न्याय नहीं है, बल्कि न्याय की उसकी अपनी अवधारणा है। रिपब्लिक में शिक्षा का भी विचार विस्तार मिलेगा। प्लेटो व्यक्ति को आदर्श राज्य के अनुकूल बनाने में शिक्षा की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, अतः वह अपने आदर्श राज्य के शासकों के लिए एक विशद प्रशिक्षण पद्धति की व्यवस्था करता है। साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के शासकों को पूर्णतः सेवाभावी और निस्वार्थी बनाने के लिए उनके लिए संपत्ति और परिवार के स्वभाववाद की व्यवस्था करते हैं। आदर्श राज्य का पतन। प्लेटो रिपब्लिक के इस भाग में यह संकेत करता है कि यदि आदर्श राज्य के स्वरूप को सख्ती के साथ बनाए नहीं रखा गया तो वह अपने आदर्श रूप को खो बैठेगा और उसका पतन होकर वह एक निरंकुश शासन तंत्र में बदल जाएगा। प्लेटो की न्याय अवधारणा। प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। अपने स्थान के कार्यों को अपनी योग्यता अनुसार करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना न्याय है। प्लेटो की विचार में न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार अपने स्थान के कार्यों को अपनी योग्यता अनुसार करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप यानी किसी के दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करना ही न्याय है। प्लेटो का जो मुख्य ग्रंथ है रिपब्लिक, उसका मुख्य विषय न्याय का अनुसंधान करना है, जो उसके द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य का मुख्य आधार है तथा जो कार्य रूप में परिणत होकर उसे आदर्श रूप प्रदान करता है। न्याय के इस रूप का अनुसंधान करने वाला ग्रंथ होने के कारण रिपब्लिक का दूसरा नाम न्याय से संबंधित कंसर्निंग जस्टिस भी है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत आधुनिक युग में प्रचलित न्याय की अवधारणा से पूर्णतः भिन्न है। वह वर्तमान समय की तरह विधि के आवरण में लिपटा हुआ नहीं है और न उसका पर्यायवाची है। प्लेटो ने यूनानी भाषा में न्याय के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वह शब्द डिकियोसिन है। इस शब्द की व्याख्या करते हुए फॉस्टर का कथन है कि प्लेटो के लिए न्याय शब्द का वही अर्थ है जो हम नैतिकता से लगाते हैं। यह वह प्रवृत्ति है जो मनुष्य को अपनी इच्छा या स्वार्थ के अनुसार कार्य करने से इस विश्वास के साथ रोकती है कि उसे यह नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर मैक्यूलवैन के अनुसार डिकियोसिन का अर्थ केवल न्याय न होकर सदाचरण से होता है। अन्य विद्वानों का भी यही मत है कि प्लेटो के न्याय शब्द के अर्थ में तथा आधुनिक न्याय शब्द के अर्थ में बड़ा अंतर है। उसका न्याय शब्द मनुष्य की सद्गुण आधारित समस्त कर्तव्य परायणता में अंतर्निहित है, जबकि आधुनिक समय में न्याय का अर्थ सिर्फ वैधानिक स्वरूप से ही लगाया जाता है। इसी ओर संकेत करते हुए इबेनस्टीन का कथन है कि प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन में समस्त तत्व सम्मिलित है। प्लेटो ने अपनी न्याय संबंधी अवधारणा का प्रतिपादन करने हेतु अपने समय में प्रचलित उसकी सभी अवधारणाओं का पर्यवेक्षण किया तथा उन्हें अनुपयुक्त पाकर उनका खंडन किया। प्लेटो के समय में न्याय की अवधारणाएं तीन अवधारणाएं जो है प्रचलित थी। पहली अवधारणा है परंपरावादी अवधारणा यानी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। दूसरी अवधारणा है न्याय की उग्रवादी अवधारणा रेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। और तीसरी अवधारणा है व्यवहारवादी अवधारणा प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट। अब इन तीनों अवधारणाओं को हम एक एक करके जानेंगे कि ये क्या है। प्लेटो के समय में न्याय की जो तीन अवधारणाएं प्रचलित थी उनमें पहला है परंपरावादी अवधारणा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। न्याय की परंपरावादी अवधारणा का समर्थक सिफेलस और उसका पुत्र
पोलीमार्कस था। सिफेलस के अनुसार सत्य भाषण करना और अपने ऋणों का भुगतान करना ही न्याय है। इसे थोड़ा संशोधित करते हुए उसका पुत्र पोलीमार्कस कहता है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है। उचित शब्द की व्याख्या करते हुए वह आगे कहता है कि न्याय एक कला है जो मित्रों का हित और शत्रुओं का अहित करती है। प्लेटो न्याय की इस परंपरावादी अवधारणा को अस्वीकार करता है तथा उसका कुछ आधारों पर खंडन करता है। यह आधार है, न्याय कला नहीं है। प्लेटो न्याय को कला नहीं मानता है। वह कहता है कि यदि न्याय को कला मान लिया जाए तो उसका अच्छे और बुरे दोनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह कला के प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है। डॉक्टर अपनी कला से रोगी के रोग को घटा और बढ़ा दोनों सकता है, अर्थात वह अपनी कला का प्रयोग करते हुए न्यायी और अन्यायी दोनों हो सकता है। यदि न्याय को हम इस प्रकार की कला माने तो न्याय का स्वरूप ही विकृत हो जाएगा। वह न्याय नहीं रहकर स्वेच्छाचारिता का दूसरा नाम हो जाएगा। मित्र शत्रु की वास्तविक पहचान कठिन। न्याय मित्र का हित और शत्रु का अहित करना है। यह कहना तो सरल है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से मित्र और शत्रु कौन है यह पहचानना कठिन है। बहुत से जो बाहर से मित्र दिखते हैं वे अंदर से शत्रु भाव रख सकते हैं। अतः इस आधार पर किसी छुपे हुए शत्रु को मित्र समझकर उसके साथ भलाई अर्थात न्याय किया गया तो न्याय का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वह न्याय न होकर वास्तविक दृष्टि से अन्याय होगा। बुरे को अधिक बुरा बताना उचित नहीं। मित्रों की भलाई और शत्रुओं की बुराई करने का सिद्धांत मूलतः गलत है, क्योंकि शत्रुओं की भलाई करने के बजाय उनकी बुराई करके उन्हें और अधिक बुरा बनाना किसी भी न्याय सिद्धांत के अनुसार उचित नहीं माना जा सकता है। न्याय का ध्येय हमेशा हितकारी होता है, अहितकारी नहीं। न्याय का स्वरूप वैयक्तिक नहीं है। सिफेलस और पोलीमार्कस न्याय की व्याख्या वैयक्तिक आधार पर करते हैं, जबकि न्याय का स्वरूप मुख्य रूप से सामाजिक होता है। वह व्यक्ति कल्याण का साधन नहीं वरन समाज कल्याण का साधन होता है। जो न्याय व्यक्ति कल्याण को प्रमुखता और सामाजिक कल्याण की अवहेलना करता है उसे सही दृष्टि से न्याय नहीं माना जा सकता। अतः प्लेटो इन आधारों पर परंपरावादी न्याय की अवधारणा को अस्वीकार करता है। न्याय की उग्रवादी अवधारणा, रेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। न्याय की इस उग्रवादी या क्रांतिकारी अवधारणा का प्रतिपादक थ्रेसीमेकस है। उसके अनुसार शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट, तथा न्याय शक्तिशालियों का हित है। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। दूसरे शब्दों में शक्ति ही न्याय है। अपनी इस अवधारणा की व्याख्या करते हुए वह कहता है कि विभिन्न सरकारें, चाहे वे जनतंत्री, कुलीन तंत्री या आतताई तंत्री हो, वे जो कानून बनाती है उनका एकमात्र उद्देश्य उनके शासकों को, जो शक्ति के धारक है, स्वार्थ सिद्ध करना होता है। वे अपनी सत्ता के बल पर निर्बल लोगों से अपने द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करवाते हैं तथा जो पालन नहीं करते हैं उन्हें दंड देते हैं। इस प्रकार यह सहज ही कहा जा सकता है कि न्याय का एक ही सिद्धांत है और वह शक्तिशाली की स्वार्थ सिद्धि है। थ्रेसीमेकस अपनी इस मान्यता की व्याख्या करते हुए आगे कहता है कि अन्याय न्याय से अधिक अच्छा है। इनजस्टिस इज बेटर देन जस्टिस। साधारण मनुष्य के लिए न्याय परमार्थ में निहित है तथा नियम भंग करके स्वहित सिद्ध करना अन्याय है। लेकिन प्राकृतिक नियम के अनुसार हर व्यक्ति अपना हित चाहता है, जो कानून को भंग करके ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति से अधिक सुखी होता है। इस तरह न्याय के संबंध में थ्रेसीमेकस
दो मान्यताएं प्रतिपादित करता है। पहली, शासक वर्ग स्वहित को ध्यान में रखकर शासन संचालन करता है तथा दूसरी, अन्याय न्याय से उत्तम है। प्लेटो थ्रेसीमेकस की इन दोनों मान्यताओं को अस्वीकार करते हुए उनके खोखलेपन को सिद्ध करता है। प्रथम, वह कहता है कि यदि शासन एक कला है तो उसका उद्देश्य हमेशा वस्तुओं को पूर्णता प्रदान करना होता है। वह कभी स्वार्थ सिद्धि का शासन नहीं हो सकती है। एक डॉक्टर अपनी कला का प्रयोग रोगी को रोग मुक्त करने के लिए करता है, तभी उसकी कला का सही उपयोग होता है। एक शिक्षक अपने ज्ञान से अपने शिष्य को अज्ञान के अंधकार से मुक्त करता है, तभी उसके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा यानी कला की सार्थकता है। डॉक्टर तभी सच्चा डॉक्टर और शिक्षक तभी सच्चा शिक्षक होता है। इसी आधार पर सच्चे शासक वही होते हैं जो शासन सत्ता के माध्यम से स्वहित की पूर्ति करने के बजाय उसका प्रयोग जनहित की दृष्टि से करे, अर्थात जन कल्याण उनके शासन का उद्देश्य हो। अतः यह मान्यता उचित नहीं है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, क्योंकि न्याय के अनुसार शासक का दायित्व अपनी प्रजा का हित करना है, हित की सिद्धि करना नहीं है। थ्रेसीमेकस की दूसरी धारणा का खंडन करते हुए प्लेटो कहता है कि अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति से अधिक सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि हर वस्तु का एक गुण होता है जिसे त्याग कर वह सुखी नहीं हो सकती। आग का गुण जलना जलाना है। यदि वह इस गुण से हीन है तो वह प्रभावपूर्ण नहीं हो सकती। मनुष्य की आत्मा का गुण न्यायपूर्ण होना है। यदि वह इस गुण से हीन है तो वह कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकती। न्यायी होना ही सुखी होना है। अतः यह कहना ही कि अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति से अधिक सुखी है उपयुक्त नहीं है। प्लेटो इन दोनों आधारों पर न्याय की उग्रवादी धारणा का खंडन कर उसे अस्वीकार कर देता है। व्यवहारवादी अवधारणा, प्रैग्मैटिक कॉन्सेप्ट। न्याय की इस व्यवहारवादी धारणा का प्रतिपादक ग्लॉकन है। उसने न्याय की इस धारणा की व्याख्या करते हुए यह प्रतिपादित किया था कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है तथा यह परंपरा की उपज है। जस्टिस इज एन आर्टिफिशियल थिंग एंड अ प्रोडक्ट ऑफ कन्वेंशन। अतः वह शक्तिशालियों का नहीं, दुर्बलों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। वह कहता है कि प्रारंभिक प्राकृतिक अवस्था में शक्तिशाली व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अन्याय करते थे और दुर्बल व्यक्ति विवश होकर उसे सहन करते थे। दुर्बलों के लिए यह व्यवस्था असह्य थी। अतः सभी ने मिलकर एक समझौता किया। फलस्वरूप अन्यायपूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था का अंत और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। अतः ग्लॉकन के अनुसार न्याय भय की संतान, जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर, तथा वह दुर्बलों की आवश्यकता, एंड इट इज अ नेसेसिटी ऑफ द वीकर। इस प्रकार न्याय की उत्पत्ति ग्लॉकन के अनुसार शक्तिशालियों के अन्याय से दुर्बलों की रक्षा करने हेतु हुई। ग्लॉकन की इस मान्यता के दो निहितार्थ हैं। पहला, राज्य या न्याय भय का भिक्षु है, वह कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है। तथा दूसरा, राज्य एक स्वाभाविक नहीं, कृत्रिम संगठन है। प्लेटो न्याय की इस अवधारणा से भी सहमत नहीं है। वह उसे ना भय की संतान मानता है और ना कोई कृत्रिम वस्तु। इसके विपरीत प्लेटो इसे आत्मा का एक आंतरिक या स्वाभाविक गुण मानता है तथा उसका पालन व्यक्ति भय या सत्ता के कारण नहीं, बल्कि आत्मिक गुण होने के कारण स्वेच्छा से करता है। इस प्रकार प्लेटो अपने समय में प्रचलित न्याय की तीनों अवधारणाओं, परंपरावादी अवधारणा, उग्रवादी अवधारणा तथा व्यवहारवादी अवधारणा को अस्वीकार कर उनके स्थान पर न्याय की अपनी अवधारणा का प्रतिपादन करता है। प्लेटो की न्याय की अवधारणा। प्लेटो न्याय को मनुष्य
आत्मा का एक अनिवार्य गुण मानता है तथा मनुष्य और राज्य में साम्य दिखाने के लिए यह प्रतिपादित करता है कि राज्य व्यक्ति का ही वृहत रूप है। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। अतः राज्य के गुण और व्यक्ति के गुण समान हैं। व्यक्ति के 3 गुण प्रमुख होते हैं, तृष्णा यानी एपिटाइट, शौर्य यानी स्पिरिट तथा विवेक यानी रीजन। एपिटाइट, स्पिरिट एंड रीजन। इस तरह राज्य में भी 3 वर्ग प्रमुख होते हैं, तृष्णा का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्पादक वर्ग, शौर्य का प्रतिनिधित्व यानी स्पिरिट का प्रतिनिधित्व करने वाला सैनिक वर्ग और विवेक यानी रीजन का प्रतिनिधित्व करने वाला संरक्षक या शासक वर्ग। अतः जिस तरह तृष्णा, शौर्य और विवेक का उचित समन्वय व्यक्ति में न्याय की सृष्टि करता है, उसी तरह राज्य में उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग में उचित समन्वय न्याय की अवस्था की सृष्टि करता है। न्याय की इसी अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करते हुए वह कहता है कि व्यक्ति जब अपने चरित्र के इन तीनों गुणों में से प्रमुख गुण के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है तो वह न्याय का निर्वाह करता है तथा इसी तरह जब तक राज्य में उत्पादक वर्ग उत्पादन का कार्य, सैनिक वर्ग सुरक्षा का कार्य तथा शासक वर्ग शासन संचालन का कार्य निष्ठापूर्वक पूर्ण करते हैं और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो वे मिलकर एक न्याय आधारित राज्य का या आदर्श राज्य का निर्माण करते हैं। प्लेटो की एक न्यायपूर्ण राज्य की यह अवधारणा उसके कार्य विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन और एकीकरण, यूनिफिकेशन के सिद्धांत पर आधारित है। कार्य विभाजन और विशेषीकरण का यह सिद्धांत ही न्याय की उत्पत्ति करता है, जिसके अनुसार आदर्श राज्य का संचालन होता है। और इसे और स्पष्ट करते हुए हम यह कह सकते हैं कि एक न्यायपूर्ण राज्य का आधारभूत सिद्धांत यह है कि हर एक मनुष्य को एक ही कार्य करना चाहिए जो उनकी प्रकृति के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए यदि शासक विवेकपूर्ण ढंग से शासन संचालन का कार्य करते हैं तो वे न्यायी है तथा उनके द्वारा प्रशासित राज्य भी एक न्यायी राज्य है। बार्कर प्लेटो की इस न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या करते हुए कहता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को कर्तव्य पालन में तन मन धन से संलग्न कर देना चाहिए तथा उसे अपने पड़ोसी के कार्यों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है और यदि वह अपने कर्तव्य का उचित ढंग से पालन करता है तो वह न्याय प्रियता का ही परिचय देता है। अतः हमें ज्ञात होता है कि न्याय किसी बाह्य वस्तु का नाम नहीं है, वह आत्मा का एक अंतर्निहित भाव है और नैतिकता का पर्याय है। इस ओर संकेत करते हुए फोस्टर का कथन है कि प्लेटो के लिए न्याय शब्द का लगभग वही अर्थ है जो हमारे लिए नैतिकता का है। यह वह आदत है जो मनुष्य को अपनी इच्छा या स्वहित के अनुसार काम करने से इस विश्वास के साथ रोकती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जॉवेट के शब्दों में प्लेटो का न्याय ज्ञान के व्यवहार में प्रयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैकिलवेन भी इसी मत का समर्थन करते हुए कहता है, डाइक्योसिन अर्थात न्याय से अर्थ सदाचरण से है। इसके अंतर्गत सही रूप में मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य भाव निहित है। इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने न्याय को राज्य का आवश्यक गुण माना है जो कार्यगत विशेषीकरण को बनाए रखता है। न्याय सिद्धांत की विशेषताएं, मेन फीचर्स। त्रिगुण आधारित व्यक्ति एवं राज्य। प्रत्येक व्यक्ति में 3 नैसर्गिक गुण होते हैं, विवेक या ज्ञान, साहस या शौर्य तथा तृष्णा या क्षुधा। राज्य भी जो व्यक्ति का विराट रूप है इन्हीं गुणों को परिवेक्षित करता है। मतलब यह है कि मनुष्य में या व्यक्ति में जो 3 गुण पाए जाते हैं
वही 3 गुण राज्य में भी पाए जाते हैं। ठीक है। एपेटाइट, स्पिरिट एंड रीजन, ये तीनों जो गुण है ये व्यक्ति में भी पाए जाते हैं और राज्य में भी पाए जाते हैं। ठीक है। ज्ञानवान शासक वर्ग का, शौर्यवान सैनिक वर्ग तथा तृष्णा युक्त वर्ग उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। इन तीनों वर्गों में सुंदर समन्वय ही न्याय की सृष्टि करता है और राज्य को आदर्श रूप प्रदान करता है। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। समाज में विद्यमान ये तीनों वर्ग जब अपने अपने प्राकृतिक गुण के अनुसार निष्ठापूर्वक अपना अपना कार्य करते हैं और अन्य लोगों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो वे कार्य कुशलता को ही प्राप्त नहीं करते बल्कि एक समरसतापूर्ण और एकताबद्ध राज्य का निर्माण भी करते हैं। इसे अभिव्यक्त करते हुए डॉक्टर रूज ने लिखा है, अपने कार्य को करना और अन्य लोगों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। नैतिक सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधुनिक युग की तरह वैधानिक नहीं, पूर्णतः नैतिक है। यह सार्वलौकिक न्याय की स्थापना करता है, सिर्फ वैधानिक न्याय की नहीं। यह मानव के पूर्ण नैतिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, सिर्फ उसके कानूनी कर्तव्यों की नहीं। अर्थात प्लेटो की न्याय की कल्पना पूर्णतः आत्मिक है, वह मात्र वैधानिक नहीं है। व्यक्तिवाद विरोधी। प्लेटो जो है वे व्यक्तिवादी नहीं बल्कि समष्टिवादी है। अपनी इस अवधारणा के आधार पर वह यह प्रतिपादित करता है कि व्यक्ति अपने आप में कोई महत्व नहीं है, उसका महत्व समष्टि अर्थात समाज के सदस्य होने में ही निहित है तथा उसी रूप में वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में सक्षम होता है। प्लेटो के लिए राज्य या समाज के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अस्तित्व का औचित्य है, राज्य के बाहर नहीं या राज्य से पृथक यानी अलग नहीं। व्यक्ति विकास के लिए राज्य अनिवार्य है, यह उसकी एक मौलिक प्रस्थापना है। उसका कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत उसकी इसी मान्यता पर आधारित है। वह समाज में भिन्नता नहीं, एकता उत्पन्न करने के लिए रचा गया है। नागरिकों द्वारा अपना अपना नैसर्गिक कर्तव्य निर्वाह ही राज्य को न्याय के गुण से संपन्न करता है तथा उनकी एकता का प्रतिरूप है। आंगिक एकता का सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति और राज्य के मध्य आंगिक एकता का प्रतिपादन करता है। राज्य शरीर है और विभिन्न व्यक्ति और उनके वर्ग राज्य के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। उनमें शरीर की तरह ही आंगिक एकता है। जैसे शरीर से पृथक उसके अंगों की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह बिना राज्य के व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य से पृथक व्यक्ति की ना कोई इच्छा, ना आकांक्षा और ना आवश्यकता हो सकती है। व्यक्ति और राज्य पृथक होते हुए भी शरीर और उसके अंगों की तरह एकता की डोर से बंधे हुए हैं। प्लेटो इसलिए यह धारणा प्रतिपादित करता है कि राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है। दार्शनिक शासक। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के कार्यान्वयन का दार्शनिक शासक एक स्वाभाविक परिणाम है, क्योंकि वही कंचन और कामिनी के मोह से युक्त होकर पूर्ण निस्वार्थ भाव से राज्य शासन का विवेकपूर्ण ढंग से संचालन करता है। दार्शनिक शासक का शासन ज्ञान का शासन या ज्ञान की संप्रभुता, सॉवरेंटी ऑफ नॉलेज का शासन है। वह राज्य को आदर्श रूप प्रदान ही नहीं करता बल्कि उसे अनवरत बनाए भी रखता है। दार्शनिक शासक का सिद्धांत न्याय का ही प्रतिफल है, जो हर व्यक्ति द्वारा अपने नैसर्गिक कर्तव्य निर्वाह से उत्पन्न होता है। न्याय सिद्धांत की आलोचना। क्रिटिसिज्म ऑफ जस्टिस थ्योरी। न्याय सिद्धांत नैतिक है, वैधानिक नहीं। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वह नैतिक चरित्र का है, आधुनिक युग की तरह वैधानिक चरित्र का नहीं। यह विधि से उत्पन्न नहीं होता बल्कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने नैसर्गिक कर्तव्य पालन से उत्पन्न होता है। बारकर इस ओर संकेत करते हुए कहता है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं, वह केवल व्यक्तियों के अपने कर्तव्यों तक सीमित रखने वाली भावना मात्र है। इसका आधार कोई ठोस कानून नहीं है, अतः यह भावना मात्र है, कानून नहीं। जबकि यथार्थ दृष्टि से
ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। कानून बाह्य दृष्टि से राज्य तथा समाज को व्यवस्थित कर उनका संचालन करता है। कानून राज्य का बाह्य आवरण या उसका परिधान है, जबकि नैतिकता एक अंतर्निहित भाव है जो आदर्शों से संबंधित होती है। लेकिन प्लेटो ने इन दोनों के मध्य स्पष्ट सीमा रेखा का रेखांकन नहीं करके दोनों के विचारों को भ्रमपूर्ण बना दिया है। इस बात को स्पष्ट करते हुए गोम्पार्च का कथन है कि नैतिक कर्तव्यों और वैधानिक दायित्वों की सीमा को उलझा दिया है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसमें अधिकार दंड की व्यवस्था नहीं है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत में वर्तमान समय की तरह व्यक्ति के अधिकारों तथा उनका उल्लंघन होने पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। प्लेटो व्यक्ति के कर्तव्य निर्वाह की बात तो करता है तथा साथ ही उनके संबंध में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन भी करता है, लेकिन यदि किसी के द्वारा अन्य व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है तो वैधानिक दृष्टि से उसे रोकने की कोई व्यवस्था नहीं करता है और न उल्लंघन हेतु दंड की व्यवस्था करता है। यह सारा कार्य वह व्यक्ति की नैतिक भावना पर छोड़ देता है। इस हेतु यानी इस कारण से कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है। इस दृष्टि से सेबाइन का कथन उचित है। इसका अर्थात न्याय का सार्वजनिक शांति और व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। निरंकुशता किसी भी रूप में समर्थन योग्य नहीं। प्लेटो जिस न्याय आधारित आदर्श राज्य की कल्पना करता है उसमें दार्शनिक शासन पर ज्ञान या स्वविवेक के अतिरिक्त उसकी निरंकुशता पर और कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसा कि हमारा अनुभव बताता है, शासकीय निरंकुशता अपनी अप्रतिबंधता के कारण हमेशा भ्रष्टाचार और अत्याचार का कारण सिद्ध होती है। सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता व्यक्ति को पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। शासक चाहे कितना ही ज्ञानवान क्यों ना हो, मनुष्य होने के नाते वह कभी न कभी निरंकुश सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्लेटो के आदर्श राज्य में उसे रोकने के लिए कोई वैधानिक या अन्य तरह की व्यवस्था नहीं है। प्लेटो की जो न्याय व्यवस्था है उसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं। इस दृष्टि से पहली बात तो यह है कि एक व्यक्ति में किस गुण की, विवेक की, साहस की या क्षुधा की प्रधानता है, इसके निर्धारण का कोई उचित मापदंड प्लेटो द्वारा नहीं सुझाया गया है। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति के चरित्र के एक गुण के निर्धारण पर उसे आजन्म उसी के अनुसार अपना कर्तव्य निर्वाह करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति चरित्र में एक गुण के प्राधान्य होने पर दूसरे गुण भी विद्यमान हो सकते हैं। प्लेटो उनके विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। यही नहीं, व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ उसके चारित्रिक गुणों में भी परिवर्तन होता रहता है। प्लेटो इस तथ्य की भी अवहेलना करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति के चरित्र के सभी गुणों को विकसित होने का पूर्ण अवसर उपलब्ध नहीं होता है। ताउम्र वह एक ही तरह का कार्य करता है, फलतः वह उसका बंदी होकर निष्क्रिय हो जाता है। उसमें न प्रगति की इच्छा रहती है और न उमंग। ऐसी स्थिति में उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण के बजाय एकांगी विकास होकर ही रह जाता है। यह प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति की एक त्रासद स्थिति है जिसे भोगने के लिए वह ताउम्र अभिशप्त होता है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वह लोकतंत्र विरोधी है। प्लेटो के आदर्श राज्य में बहुसंख्यक उत्पादक वर्ग सभी तरह के अधिकारों से वंचित है तथा शासन सत्ता संरक्षक वर्ग, जो कि एक अल्प संरक्षक वर्ग है, के हाथों में केंद्रित है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार बहुसंख्यक पर अल्पसंख्यक वर्ग के शासन का समर्थन ना तो उचित और ना न्याय संगत ठहराया जा सकता है। प्लेटो के राज्य में व्यक्ति को चाहे वह किसी वर्ग का सदस्य हो, ना तो स्वतंत्रता प्राप्त है और न समानता का अधिकार है, जबकि लोकतंत्र में सभी को बिना किसी भेदभाव के यह अधिकार प्राप्त होते हैं।
उसमें इन अधिकारों का प्रयोग करके शासक शासित और शासित शासक हो सकते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक हमेशा शासक रहते हैं और शासित हमेशा शासित। उनकी इस स्थिति में परिवर्तन संभव नहीं है। इस स्थिति को किसी भी हालत में लोकतंत्र के अनुकूल नहीं माना जा सकता है। अमनोवैज्ञानिक एवं अव्यवहारिक। प्लेटो का संपूर्ण न्याय सिद्धांत अमनोवैज्ञानिक और अव्यवहारिक चरित्र का है। वह अपने शासक वर्ग को स्वार्थ और संकीर्णता से मुक्त करने के लिए साम्यवादी व्यवस्था के अधीन पूर्णता वैयक्तिक संपत्ति और परिवार से विहीन बना देता है। शासकों की यही स्थिति पूर्णता अमनोवैज्ञानिक ही नहीं अव्यवहारिक भी है। वैयक्तिक संपत्ति और परिवार व्यक्ति की आत्मसंतुष्टि के लिए ही नहीं, उसे अपने व्यक्तित्व के विकास के साधन प्रदान करने की दृष्टि से भी जरूरी है। प्लेटो ने इसका ध्यान नहीं रखा। यही नहीं, बहुसंख्यक उत्पादक वर्ग के प्रति भी उसका दृष्टिकोण इसी आधार पर यथार्थवादी नहीं है। उसने उसे स्थायी रूप से एक ऐसी स्थिति में धकेल दिया है जहां वह एक साध्य के बजाय एक साधन मात्र का जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। अतः प्लेटो का आदर्श राज्य कल्पना की एक ऐसी उड़ान है जो न मनोवैज्ञानिक तथ्यों के अनुकूल है और न व्यवहारिक रूप धारण करने में समर्थ। आदर्श राज्य की कल्पना एक बिना हाथ पैर की कल्पना है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है, ये न्याय सिद्धांत विरोधाभासी है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत का एक मुख्य गुण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सुधार शासन संचालन के लिए शासक शासित दोनों के कार्यक्षेत्र में आवश्यक होने पर हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। अनियंत्रित कार्यक्षेत्र समाज में असंतुलन ही नहीं, भ्रष्टाचार के जन्म का भी कारण सिद्ध होता है। प्लेटो का एक तरफ आदर्श राज्य की बात करता है तथा दूसरी तरफ उसे आदर्श बनाने हेतु हस्तक्षेप की नीति का समर्थन भी करता है। यह एक विरोधाभासी स्थिति है। राज्य में उत्पन्न होने वाले असंतुलन के उन्मूलन के लिए हस्तक्षेप जरूरी है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में मनुष्य को मनुष्य नहीं, देवता समझ लेता है, जो अपनी नैतिक चेतना से प्रेरित होकर स्वाभाविक रूप से अपना कार्य करते रहते हैं। प्लेटो यह भूल गया है कि देवता भी गलती कर सकते हैं, फिर मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह अपने कर्तव्य पालन में कभी गलती करेगा ही नहीं तथा उसके कार्यक्षेत्र में कभी हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी ही नहीं। वर्तमान में उपयोगी नहीं। प्लेटो का सारा राजनीतिक चिंतन नगर राज्यों के संदर्भ में है। आज नगर राज्य इतिहास की एक वस्तु बन गए हैं तथा उनका स्थान विशाल आकार वाले राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है, जिनकी जनसंख्या करोड़ों में होती है। इतनी बड़ी जनसंख्या को वैयक्तिक गुणों के आधार पर न विभाजित करना संभव है और न उस आधार पर उनके कर्तव्यों का निर्धारण। अतः प्लेटो के न्याय आधारित आदर्श राज्य का सिद्धांत समय अनुकूल नहीं होने के कारण न उपयोगी है और न व्यवहारिक। अब प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था जो है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।